Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 23 मार्च 2026 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सभी करंट अफेयर्स एक ही लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रोजाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन आपको मिल जाता है इसी चैनल दीपक यादव एजुकेशन पर। तो मेक श्योर करें जितने भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी की सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स केवल एक ही चैनल पर मिल जाएंगे। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर, ये पीआईबी का डिस्कशन, वो सब कुछ यहाँ पर आपको एक ही चैनल पर 2 वीडियोस के माध्यम से ऑन अ डेली बेसिस प्रोवाइड करवाया जाता है। ये शानदार सा लेक्चर दोस्तों होने वाला है, बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में हर रोज़ आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी होता है। पूरा एमसीक्यू का आपका डिस्कशन चलेगा। आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है क्योंकि एग्जाम में भी जाकर वही करना है। तो एग्जाम से पहले आपकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो रही है जो माइंड को ट्रेन करेगा। लेकिन ये शानदार सा पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलने वाला है, तो मेक श्योर करें टेलीग्राम पर जाएं, वहां पे जाके लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। 76,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने इन सभी लेक्चर के डॉक्यूमेंट्स को वहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल। एंड ये जो पहला टॉपिक है जीएस पेपर नंबर 2 प्लेसेस इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है पिछले कुछ दिनों से लगातार एक पर्टिकुलर आइलैंड चर्चाओं में है, विच इज डिएगो गार्सिया। तो आइए डिएगो गार्सिया के बारे में बात करते हैं। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ने ये बोला, यूएसए की साइड से कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पे अटैक कर दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बाद में ये भी आती हैं ईरान ने बोला है नहीं हमने अटैक नहीं किया। तो इन सब चर्चाओं की वजह से जहां पे आप देख पा रहे हो कि अभी तक ये वेस्ट एशिया के जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन है ये न्यूज़ में थे। इतने सारे पोर्ट हमने डिस्कस किए, इतने सारे हम लोगों ने ऑयल रिफाइनरीज कवर की हैं इस पूरे रीजन में। क्वाशम आइलैंड पड़ा, खर्ग आइलैंड पड़ा, ये सब कुछ डिस्कशन हुआ है ना। तो इसी दौरान एक और आइलैंड चर्चाओं में है, लेकिन ये वेस्ट एशिया से बहुत ही ज़्यादा दूर है। ये आइलैंड दोस्तों हमारे इंडियन ओशन में प्रेजेंट है। आपके सामने ये पर्टिकुलर फोटो देखने को मिलेगा। और इंडियन ओशन में जो चेगोज आर्कीपेलागो है ना, ये जो टर्म है ज्योग्राफी का, इसको समझिएगा आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब होता है आइलैंड्स का ग्रुप। तो यहां पर आप देख पाओगे छोटे छोटे आइलैंड्स का ये पूरा ग्रुप है, चेगोज आर्कीपेलागो। और इसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। वैसे तो ये यूके का आइलैंड है, याद रखिएगा, लेकिन यूके ने इस आइलैंड को लीज पर दिया है, रेंट पर दिया है। किसको? अमेरिका को। तो अमेरिका के कुछ मिलिट्री बेसिस आपको देखने को मिल जाएंगे, अमेरिका के कुछ वेपन्स यहां पर तैनात हैं डिएगो गार्सिया में, जो बेसिक तौर पे यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट असेट आज के समय पर देखने को मिलेगा। तो रिपोर्ट्स आती हैं कि इस पे अटैक हो गया, जिस वजह से ढेर सारी जो खबरें हैं वो मार्केट में देखने को मिली। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो लोकेशन आपको पता है भाई, चेगोज आर्कीपेलागो का एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया। एंड उसके नीचे आपको ये दिख रहा होगा एक कंट्री मॉरिशस। मॉरिशस और भारत के संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब हम मॉरिशस की बात करते हैं तो याद रखिएगा चेगोज आर्कीपेलागो वैसे हिस्टोरिकली मॉरिशस को बिलोंग करता है। तो आज दुनिया में इसी चीज़ को लेकर डिमांड भी चलती है, और यूके के ऊपर में कई बार यूनाइटेड नेशन ने अपनी बात रखी भी और बोला है कि भाई जिसका ये आइलैंड है उसको वापस लौटा दो। आपने डिएगो गार्सिया या चेगोज आर्कीपेलागो मॉरिशस से लिया है डिएगो गार्सिया, तो ये आइलैंड वापस से लौटा दो, मॉरिशस को दे दो। ये भी चर्चाएं रहती हैं इसको लौटाने को भी लेकर। बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं आपने देखा होगा लास्ट ईयर और उससे पहले 2024 में भी बहुत डिस्कशन हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फिलहाल तो मैंने आपको लोकेशन मैप में दिखा दी है ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। और चलिए अब आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा आपके पास में लिखित में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होना चाहिए और ये डेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन। डिएगो गार्सिया पूछ लेगा कहाँ पर है, तो इंडियन ओशन में लोकेटेड एक छोटा सा आइलैंड है, वो भी चेगोज आर्कीपेलागो का हिस्सा है। एंड चेगोज आर्कीपेलागो आज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा है, विच इज़ BIOT, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इस पूरे आइलैंड को शुरुआत में डिस्कवर किया था पोर्चुगीज़ ने। ठीक है, लगभग 16th सेंचुरी के टाइम पर इसको डिस्कवर किया गया, और स्टार्टिंग में इस पूरे आइलैंड की डिपेंडेंसी मॉरिशस के ऊपर में हुआ करती थी। फिर 1965 में जाके मॉरिशस से इस आइलैंड को सेपरेट अलग किया जाता है, और ये आइलैंड ब्रिटिश का बन जाता है, यानी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का बन जाता है। कब? 1965 में जाकर। ठीक है, अब इसी आइलैंड के कुछ इंपॉर्टेंस को आप देखोगे तो 1965 में यूके ने ले लिया ये आइलैंड, किससे? मॉरिशस से। अब यूके ने ये आइलैंड लीज पर दे दिया, किसको? अमेरिका को, कि भाई लो रेंट पर रख लो, आपको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है कर लेना, बदले में हमको यहाँ पर अपना किराया देते रहना। ठीक है, और यूएसए ने क्या किया?
बोला भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूएसए ने इसको एक एयर और नेवल मिलिट्री बेस में बदल दिया। आज यूएसए का एयर और नेवल मिलिट्री बेस यहाँ पर प्रेजेंट है। एक इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रैटेजिक साइड यहाँ पर ये मानी जाती है अमेरिका की। समझ रहे हैं? तो अमेरिका के लिए फ़ायदा है क्योंकि अमेरिका यहाँ पे प्रेजेंट है। इससे आप देख पाओगे पूरे इंडियन ओशन में यूएसए का एक बड़ा प्रेजेंस हो गया है, यानी इनका एक प्रेजेंस देखने को मिलेगा। ये चाहते तो यही है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड जगह जगह पर इन कंट्रीज़ का प्रेजेंस हो। चाइना की भी ये स्ट्रैटेजी है, यूएसए की भी ये स्ट्रैटेजी है। ऐसे ही देखो इंडियन ओशन में डिएगो गार्शिया हो गया और पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है गुआम, ये थोड़ा सा याद रखेगा, है ना। एक्सरसाइज सी ड्रैगन के बारे में हमने डिस्कशन किया था परसों, तभी मैंने आपको पढ़ाया था गुआम आइलैंड के बारे में, वो पैसिफिक ओशन में है। वहां पर भी यूएसए के मिलिट्री बेसिस प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? तो ये चाहते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जगह जगह पे प्रेजेंस होना। तो डिएगो गार्शिया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आज के समय पर अमेरिका के लिए। समझ गए? क्लियर हो गया? अब इसको लेकर मामला बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था बहुत पहले भी, क्योंकि इसमें ह्यूमन और पॉलिटिकल इश्यूज जो उठाए हैं, आइए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो नेटिव लोग हुआ करते थे, कुछ लोग रहा करते थे, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से रिमूव कर दिया गया क्योंकि इस पे बेस बना रहा था यूएसए और कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उनको हटा दिया गया। फिर साल 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जागता है और वो यहाँ पर एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करता है। वो रेजोल्यूशन आया, जागे लेट से, और एक नॉन बाइंडिंग सा रेजोल्यूशन दे दिया। मानो मत मानो आपकी मर्जी, हम तो भाई ये कह रहे हैं, इसको मान सकते हो तो बढ़िया है। और इस रेजोल्यूशन के अंदर में यूके से कहा कि भाई अपना कॉलोनियल कंट्रोल खत्म करो, और यूके से ये भी बोला मॉरिशस को उसका ये आइलैंड लौटा दो, डिएगो गार्शिया ये लौटा दो। अब देखोगे इस वजह से ये सब कुछ चर्चाओं में रहता है, इसको लौटाने की भी डिस्कशन होती है। तो हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। हाल ही में डेवलपमेंट यही हुआ है कि ईरान ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी हैं टुवर्ड्स द डिएगो गार्शिया। इतना ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस तय किया है जिस वजह से ये चर्चाओं में आया। कुछ नहीं करना, लोकेशन पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ भी रिवाइज करना हो आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज इंपॉर्टेंट रिविजन पॉइंटर्स। व्हाट इज डिएगो गार्शिया, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, उसके बाद ये क्या क्या इसका इतिहास रहा है, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाना है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन मेक श्योर करें ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और वीडियो पे लाइक का बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है, आप सभी लोग मिलकर उस टारगेट को अचीव करवा सकते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल, मुझे लगता है इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर से मिलेगा, यानी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, प्रश्न क्या है, आर्टिकल क्या है, न्योडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट के बारे में, जिसको हम कई बार रेयर अर्थ की परमानेंट मैग्नेट्स का नाम भी देते हैं। भाई ये बहुत चर्चाओं में, पिछले साल से लगभग मैं 6-7 बार आपको पढ़ा चुका हूं अपने मॉर्निंग वाले द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। अब यहां पर पढ़ा रहे हैं तो यहां पर भी शुरू करेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना तो मेन पर्पज़ है ना अपना। तो न्योडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स, ये आज के समय पर दोस्तों न्यूज़ में बने हुए हैं, तो हमने इसे ही कवर करना है बहुत ही ज़्यादा विस्तार से। मामला क्या है, हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ है, आइए थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं। हुआ ये, एक पायलट प्लांट एस्टेब्लिश किया है, यानी कि ये मैग्नेट्स भारत में मैन्युफैक्चर करना हम शुरू करेंगे। मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे तो अभी तक ये मैग्नेट्स कहाँ से आती थी? ये मैग्नेट दोस्तों हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे, लेकिन लास्ट ईयर चाइना ने इसके इंपोर्ट के ऊपर में रोक लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, हमें ये नहीं दे रहे थे। तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो गई थी। नाउ फाइनली अब यहाँ पर इंडिया कह रहा है हम डिपेंडेंसी खत्म करेंगे, हम खुद से इस प्रकार की मैग्नेट्स को बनाएंगे। एंड ये कौन सी मैग्नेट है, प्लीज याद रखिएगा, मैंने आपको बताया रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स हम इनको कहते हैं। सर इन मैग्नेट्स का हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? तो बिल्कुल याद रखिए, ऐसे कोई टॉपिक होते हैं तो उनके अंदर में जो एप्लीकेशंस है ना, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे होगा। तो इन मैग्नेट्स का यूज़ होने वाला है दोस्तों हार्ड ड्राइव्स के अंदर में, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर में, ईयरफोन्स के अंदर में, बैटरी पावर टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, वहाँ पर इस न्योडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। नाउ आते हैं आगे, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं जो स्टार्टिंग है वो शुरू हो रही है भारत के अंदर में, जिस वजह से ये चर्चाओं में आया। आपको करना क्या है, इस मैग्नेट के बेसिक फीचर्स को ज़रूर से पढ़ लेना है। सबसे पहले ये मैग्नेट मानी जाती है दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। एक तो यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में इसको NdFeB कहा गया है। Nd से हो गया न्योडिमियम, Fe से हो गया आयरन और B से हो गया बोरोन। तो न्योडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट, इसको इस प्रकार से नाम दिया गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसके अलावा दोस्तों आप देख पाओगे एक और मैग्नेट आती है जो रेयर अर्थ मैग्नेट होती है, वो है सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट। ये मैंने आपको पढ़ाया है इस बार जनवरी में भी और लास्ट ईयर जुलाई में भी। ठीक है,
क्लियर हो गया। तो न्योडिमियम आयरन बोरोन से मिलकर बनी है मैग्नेट। इसमें केवल यही 3 एलिमेंट्स नहीं होते। आपसे प्रश्न बन जाए क्या केवल इसमें न्योडिमियम आयरन बोरोन ही इस्तेमाल होता है, उसके अलावा कुछ और दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती? तो कहोगे नहीं, सुनो पढ़कर आए हैं हम भी। इसके अलावा इसमें कोबाल्ट भी होता है, डिस्प्रोजियम भी होता है एंड प्रेसेडोमियम भी होता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाती हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप कितना भी पढ़कर चले जाओ, ठीक है, कुछ ना कुछ नई चीज़ हमको क्वेश्चन में मिल जाती है। तो प्रश्न बन जाएगा कि बताओ ये जो नियोडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स हैं, इनके प्रकार पढ़कर आए हो क्या? कहेंगे हाँ पढ़कर आए हैं। सबसे पहला प्रकार, इनके टाइप्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये 4 टाइप्स में जो सबसे पहला टाइप आता है यही आपको याद रखना है, यह है सेंटर्ड नियोडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये याद क्यों रखना है? क्योंकि इन मैग्नेट्स में सबसे ज़्यादा उपयोग ही इसका होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड, हाईएस्ट मैग्नेटिक आउटपुट इसको माना जाता है, सेंटर्ड वाला। फिर आता है इसके बाद एक में एक बॉन्डेड आता है, इसकी लो कॉस्ट है, फ्लैक्सिबल शेप है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन इतनी यूज़ नहीं होती, यूज़ केवल ऊपर वाली होती है। फिर एक हॉट प्रेस्ड नियोडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट आ जाती है मार्केट के अंदर में। ये शुरुआत वाले की तरह है बट इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी नहीं है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये मैग्नेट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट इन द वर्ल्ड, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में होती हैं एंड इसके टाइप्स। रिवाइज करना हो कभी भी सर, झटके में रिवाइज करना है, तो ये रहा छोटा सा पैकेट, एग्जाम में जाने से पहले आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। पीडीएफ्स आपको पता है दीपा यादव एजुकेशन यूपीएससी वाले चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। ये टॉपिक ऐसा है जहां से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है। मेरी बात मानो, चाहो तो चेक कर लो, सोचोगे ऐसे ही कह रहा है, नहीं, यूपीएससी ने यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है, चेक कर लो। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा सर्च करना और आगे लिख देना यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको मिल जाएगा। पूछा यही गया है कि भाई ये क्या प्रजाति है, तो ये एक इन्वेजिव स्पीशी है, याद रखिएगा, इन्वेजिव स्पीशी। प्लांट की ऐसी प्रजाति है जो बाहर से आई है, भारत की नहीं है, लेकिन आज हमारे प्लांट्स को ये नुकसान पहुंचा रही है जो हमारे देश के अंदर में ग्रो कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी दिखाई देती है जो आपके सामने फोटो है। तो आइए ज़रा विस्तार से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ है थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। हुआ यह है कि मद्रास हाई कोर्ट ने, क्योंकि क्वेश्चन यह है कि हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं सर, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है मद्रास हाई कोर्ट ने अभी 34 डायरेक्शंस दिए हैं तमिलनाडु को कि भाई ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है इसको इरेडिकेट कर दो, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दो। किस तरीके से? 34 डायरेक्शंस देना, 34 डायरेक्शन दिए गए, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जानना होगा इसका ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन। तो जब ये भारत की नेटिव स्पीशी है ही नहीं, क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रजाति है, और इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो बाहर दूसरे देश से आई हैं, जो हमारे देश को बिलोंग नहीं करती, बाहर दूसरे कंट्री से आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक छोटा सा स्मॉल ट्री है जो भारत को बिलोंग नहीं करता। तो ये कौन से कंट्री को बिलोंग करता है? स्पेशली साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका में आप देख पाओगे इससे ऊपर है मैक्सिको, देन उसके बाद में उससे नीचे बगल में कैरिबियन सी में जो कंट्रीज प्रेजेंट हैं विच इज़ कैरिबियन नेशंस, वहाँ पे ये बिलोंग करता है। तो मैक्सिको, साउथ अमेरिका एंड दी कैरिबियन नेशंस, उनका ये नेटिव है। भारत में लेकर आया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू 1920 में। भाई ये भी पूछने लगा है, पपाया वपाया याद आ रहा होगा, ये यूपीएससी ने 2025 में पूछ लिया, लास्ट ईयर की बात है। क्वेश्चन ये था कि बताओ ये कौन लेकर आया इंडिया के अंदर में? पोर्चुगीज लेकर आए, वो क्वेश्चन था यहाँ पे। मतलब पोर्चुगीज उनमें से क्या क्या आइटम लेकर आए, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। तो याद रखना इसके बारे में भी। ये जो इन्वेजिव स्पीशी हम पढ़ रहे हैं ना, ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे? साउथ अमेरिकन साइड से, और इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1920 में। आज हमारे लिए ये आफत बन चुका है। आज हम कह रहे हैं ख़त्म करो इसे, ख़त्म करो पूरी तरह से। इसका नेचर बहुत ही घातक है। कहेंगे हम क्यों ख़त्म करो? भाई प्रॉब्लम यह है कि ये सैंड में ग्रो कर जाता है, मिट्टी में ग्रो कर जाता है, कैसी भी मिट्टी हो, सैलिन सॉइल हो, उसमें भी ग्रो कर जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जब ये ग्रो करना शुरू करता है ना, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, मैसिवली ग्रो करेगा। दूसरा, इसके बाजू में कोई प्लांट उग रहा होगा भारत का, उसे ग्रो नहीं करने देगा, खुद ग्रो करेगा। इसलिए इसको इन्वेजिव प्लांट स्पीशी बोला गया है। एलियन प्रजाति जो हमारी प्रजाति को ग्रो नहीं करने दे रही है, अपनी खुद यहाँ पर ग्रोथ को प्रमोट कर रही है। वाटर कंजम्पशन इसमें ज़्यादा है, एनवायरमेंट में ज़्यादा वैल्यू नहीं जोड़ते, यूजलेस टाइप्स के हैं। ऐसा क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है? ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन ज़्यादा देते हैं ये, है ना। तो ना ही बर्ड्स को सपोर्ट कर रहे हैं इफेक्टिवली, पानी को और प्रदूषित कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो भाई फ़ायदा क्या? हटाओ, बोझ लग रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये इन्वेजिव स्पीशी जिसका कोई भी बेटर या बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, बेनिफिट आउटपुट नहीं आ पा रहा। तो हमें इस पर विचार करना होगा, और इंडिया में यहाँ पर इस
जूली फ्लोरा को एराडिकेट करना होगा। इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में 34 तमिलनाडु के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने 34 डायरेक्शंस दिए इसको हटाने की। तो बस खाली क्या याद रखना है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा कि बताओ हाल ही में प्रोसोपिस जूली फ्लोरा नाम की एक चीज़ थी, ये क्या है? तो ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। फिर हमने डिस्कशन करना है यहाँ पर मीथेन के बारे में। क्यों डिस्कशन करना है पहले तो ये बताओ, उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। हुआ क्या है, कार्बन मैपर यानी सैटेलाइट का डेटा इस्तेमाल किया गया और डेटा में एक चौंकाने वाली चीज़ निकल कर आई। एक छुपा रुस्तम देश जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एक सेंट्रल एशियाई देश है, यानी सेंट्रल एशियन कंट्री है। आपको पता है सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आते हैं। चलो मैंने आपको तुर्कमेनिस्तान बता दिया, बाकी 4 कंट्रीज़ के नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 5 सेंट्रल एशिया के नेशंस बन जाएंगे। हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि हाल ही में एक डेवलपमेंट होता है, सैटेलाइट का डेटा पब्लिश होता है, उसमें पता चला कि भाई दुनिया में मीथेन को सबसे ज़्यादा एमिट करने वाला देश तुर्कमेनिस्तान है। तो तुर्कमेनिस्तान इज़ द टॉप मीथेन एमिशन साइट्स। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मतलब साइट्स भी तुर्कमेनिस्तान में है जो बहुत सारा मीथेन को आज रिलीज़ कर रही हैं वर्ल्ड में। अब ये मीथेन क्या है, आइए थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, क्योंकि यही काम की इन्फॉर्मेशन है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। तो मीथेन दोस्तों याद रखिएगा एक ग्रीन हाउस गैस है। एंड ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ मीथेन में एक खतरनाक चीज़ जो हमको देखने को मिलती है, ये नेचुरल गैस का कंपोनेंट है। ठीक है, आज दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, लगातार टेम्परेचर गर्म होता चले जा रहा है, उसमें 30% कॉन्ट्रीब्यूशन मीथेन का है। तो कहोगे कार्बन एमिशन, हाँ कार्बन एमिशन भी हो रहा है, लेकिन कार्बन से कई गुना ज़्यादा घातक खतरनाक मीथेन है। ठीक है, हालांकि मीथेन एनवायरमेंट में ज़्यादा समय तक नहीं रहता, 12 साल 13 साल तक रहेगा, उसके बाद ख़त्म होगा। कार्बन लंबे समय तक टिकता है, कार्बन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन मीथेन थोड़े समय के लिए तो है, बर्बादी ज़्यादा करता है। ज़्यादा क्यों करता है, मान लो हम 20 साल का पीरियड ले रहे हैं, तो मीथेन यहाँ पर एक तरफ रिलीज़ हो रहा है और एक तरफ कार्बन रिलीज़ हो रहा है। कार्बन बर्बादी कम कर रहा है लेकिन लंबे समय तक टिकेगा, लेकिन मीथेन दोस्तों 86 टाइम्स मोर हार्मफुल है देन कार्बन। कार्बन एमिशन से 86 गुना ज़्यादा हार्मफुल, 28 गुना ज़्यादा गर्मी को अपने अंदर एडॉप्ट करता है और हमारे टेम्परेचर को लगातार गर्म करता चलता है। अब मीथेन के मेजर सोर्सेज कहाँ हैं, क्या कहाँ से मीथेन मिलता है? तो मीथेन हमें सबसे पहले मिल रहा है नेचुरल गैस से। ठीक है, नेचुरल गैस से हमको मीथेन मिलता है। याद रखिएगा सबसे पहले प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का ये मीथेन। ओके, आप देख पाते हैं प्रोपेन पढ़ते हैं, ब्यूटेन पढ़ते हैं, मीथेन पढ़ते हैं, सब नेचुरल गैस हैं ये सारी की सारी। ये कहाँ से रिलीज होता है? जब फॉसिल फ्यूल को निकाल रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर ये मीथेन रिलीज होता है। जैसे आज सबसे बड़ा जो एमिटर है मीथेन का, वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ऊपर इस वाले फोटो पे आते हैं, बड़ी देर से छिपा हुआ ये फोटो छूट रहा था, पकड़ लेते हैं जल्दी से। मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, ये ग्रीन हाउस गैस है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी यहाँ पर ये एमिट होता है। जैसे हम लोग नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करते हैं उस दौरान होता है, गाय भैंस पालते हैं तब भी मीथेन रिलीज होता है। कैसे? क्योंकि आप देखो दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर, दुनिया में जितना भी मीथेन रिलीज हो रहा है उसका 42% मीथेन केवल एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, लाइव स्टॉक सेक्टर से आ रहा है। कैसे? चावल की जो खेती होती है ना, राइस की खेती, जब चावल उगाते हैं तो चावल के खेतों में आपने देखा होगा पानी भरा रहता है। जब पानी भरा रहेगा तो पानी के अंदर कुछ बैक्टीरिया पनपते हैं और वो बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हैं? बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लाइव स्टॉक इंडस्ट्री, गाय भैंसों की बात करें, गाय भैंसें चारा खा रही हैं, इनके पेट में होता है एक एसेंट्रिक फर्मेंटेशन। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि खाने के बाद में इनका डाइजेशन सिस्टम से मीथेन रिलीज होता है। अब ये गाय जब डिकार लेगी या फार्ट करेगी तो मीथेन रिलीज हो जाएगा हमारे एनवायरमेंट में। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारा मीथेन निकलता है, ध्यान में रखिएगा। मीथेन का मेजर सोर्स कहीं ना कहीं, मेजर सोर्स का मतलब समझ रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है एनवायरमेंट के अंदर में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से। फिर जब फॉसिल फ्यूल वगैरह निकालते हैं, है ना, कोयला वगैरह निकाला जा रहा है, कच्चा तेल वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उस दौरान मीथेन रिलीज होगा। फिर वेस्ट से मिल रहा है एंड दूसरा और अदर सेक्शन से मिल रहा है। मेजरली यहाँ पर आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से। एंड कार्बन से 86 गुना ज़्यादा खतरनाक है अगर हम 20 साल का टाइम पीरियड लेंगे। एंड मीथेन की वजह से आज जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रही है और ढेर सारे लोगों की जान लेता है मीथेन। प्री मैच्योर डेथ यहाँ पर लोगों की हो जाती है। ओके,
क्लियर हो गया? कुछ भी रिवाइज करना हो देन यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स, छोटे छोटे हैं। अच्छा, पूछ लेगा मीथेन गैस के बारे में बताओ, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बता देना कि भाई इसका कोई कलर नहीं है, कोई ओडर नहीं है, हाईली फ्लेमेबल गैस है, तुरंत आग पकड़ सकता है। मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं। एटमॉस्फेयर में 12 साल तक ये रुक सकता है। कार्बन से लाइफ टाइम इसकी कम है, लेकिन खतरनाक ज़्यादा है ये कार्बन से। ओके, ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर, फटाफट रिवाइज कर लो जो भी आप लोगों को पढ़ाया। न्यूज़ ये है कि तुर्कमेनिस्तान में सबसे ज़्यादा एमिशन हॉट स्पॉट हैं, जिस वजह से हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बात हो रही है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। आइए फटाफट कवर करते हैं क्या है 2026 की खुशहाल रिपोर्ट आ चुकी है। कौन कौन से देश कितने खुशहाल हैं, वहाँ के लोग कितने खुश हैं, हैप्पी हैं, वो रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश होती है। तो हुआ क्या, हाल ही में एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। इसमें पता चला है हैवी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की वजह से जो नौजवान लोग हैं वो अपने आप को आजकल काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसको साइड करो, हमें ये बताओ खुशहाल रिपोर्ट में कौन कौन से देश ऐसे हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, तो आइए वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पब्लिश हर साल करी जाता है और करने वाली बॉडी यहाँ पर एक नहीं तीन है। पहली है ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर एंड दूसरा है गैलप एंड तीसरा आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन बॉडीज़ हैं जो मिलकर हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं। 140 देशों में थोड़ा सर्वे करते हैं, 1 लाख लोगों से थोड़ा बहुत जानकारी लेकर उनके ओपिनियंस जानकर ये रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। नाउ प्रश्न यह है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के मेन पैरामीटर्स क्या हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर द रैंकिंग। सबसे पहली बात, इन देशों में देखा जाता है जीडीपी पर कैपिटा क्या है, एक व्यक्ति की पर्टिकुलर इनकम कितनी है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, जीवन में कितना जी रहा है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट कैसा है उसको लेकर, है ना, उसके पास में कितना फ्रीडम है अपने लाइफ को लेकर अलग अलग डिसीजन लेने के अंदर में, जेनरॉसिटी हो गया, करप्शन को लेकर उसका क्या परसेप्शन है ना, भ्रष्टाचार को लेकर वो क्या सोच रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको लोगों से पूछताछ किया जाता है, सर्वे किया जाता है और उसके हिसाब से ये लोग अपने अपने मन से ही यहाँ पर एक रैंकिंग तैयार कर देते हैं कि ये देश नंबर 1 पर है, ये देश नंबर 2 पर है, ये देश नंबर 3 पर है खुशहाल में। क्योंकि जिस देश में ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, ये पैरामीटर्स अच्छे होंगे, आप समझ गए भाई, वो देश ज़्यादा खुशहाल होगा। तो हमें ये रिपोर्ट क्या बताता है 2026 का, टॉप 5 हैप्पीनेस कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर फिनलैंड फर्स्ट नंबर पर है, याद रखिएगा। फिनलैंड के बाद दूसरा आइसलैंड है, तीसरा डेनमार्क है, चौथा कोस्टारिका है एंड पांचवा स्वीडन है। ठीक है, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशहाल देश हैं। लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे, जीडीपी पर कैपिटा बहुत अच्छा है, करप्शन को लेकर लोगों का परसेप्शन अच्छा है, भ्रष्टाचार वगैरह कम है, ये सब चीज़ों का हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, सबसे कम खुश कंट्रीज़ कौन कौन सी है लीस्ट हैप्पी कंट्रीज़ में, तो इस रैंकिंग में सबसे आखिरी में है अफगानिस्तान, सीरिया लियोन, मालावी एंड जिम्बाब्वे। ये लास्ट की आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगी। इंडिया की रैंकिंग कहां पर है, तो कहा जा रहा है भाई भारत ने थोड़ा सा इंप्रूव किया है 2024 के कंपैरिजन में। 2024 में जो हमारी रैंकिंग थी वो थी 126 एंड नाउ अब 2025 में हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो गई है, हम आ चुके हैं 118वें नंबर पर। हालांकि अपने आसपास के पड़ोसी देशों से अगर आप देखोगे, नेबरिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखोगे तो हमारी रैंकिंग डाउन हुई है, लेकिन फिर भी चलो रैंकिंग आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से, तो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ लो भाई, है ना, कि पूछा जाए तो बता देना कि ये रैंकिंग है और क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। लास्ट ईयर की भी बता दी है और इस साल वाली भी बता दी है, छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर रिवाइज करने के लिए। चलें आगे, अगला न्यूज़ आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं दोस्तों शिप की ला पास के बारे में। इंडिया के मेजर पासेस अगर आपने पढ़ने हैं, इस वाले फ़ोटो को पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और फोटो को चिपका के रखना। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं इस पर्टिकुलर पासेस को लेकर। सब पास याद नहीं रखने, क्या इतने सारे पास याद रखोगे, इतना तो ब्रेन प्रोसेस भी नहीं करेगा। इसमें से जो जो न्यूज़ में है, न्यूज़ में हमेशा हर साल 3 से 4 पास रहते हैं, उन्हीं को पढ़ना है, वहीं से प्रश्न बन जाएगा। बस यही रहता है ना, क्या सारे पासेस पढ़ने हैं, सारी नदियाँ पढ़नी है, सारे पहाड़ पढ़ने हैं। भाई कम से कम जो न्यूज़ में है वो पढ़ लो, इतना ही करंट अफेयर्स का बड़ा रोल है।
हुआ क्या है और अभी हम शिप्कीला पास के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? भाई शिप्कीला को देखेंगे, लिपुलेख पास को देखेंगे, नाथुला को देखेंगे। ये 3 पासेस हैं। इस बार प्रश्न बनने के चांसेस बहुत बहुत हायर हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा शिप्कीला बहुत चर्चाओं में आया, क्योंकि इस बार भी चर्चाओं में रहने वाला है। भारत और चाइना ने मिलकर डिसाइड किया है फ्रॉम 1 जून 2026, ये इस साल में 1 जून से भारत चाइना मिलकर शिप्कीला पास से व्यापार को रिज्यूम करने वाले हैं, रिकंटिन्यू करने वाले हैं। तो व्यापार होगा इस एरिया से, क्योंकि ये व्यापार डिसरप्ट हो गया था डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में। फिर उसके बाद में और भी डिस्प्यूट हुए बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो ये रास्ते सारे बंद हो गए थे। अब वापस से दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है 2025 के अग्रीमेंट के तहत कि भारत चाइना के बीच में 3 पासेस को खोला जाएगा ताकि व्यापार को वापस से शुरू किया जा सके। एंड व्हाट आर दोज 3 पासेस, जरा उनके नाम याद रखिएगा। पहला आपका है लिपुलेख जो उत्तराखंड में है, लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा शिप्कीला है जो हिमाचल प्रदेश में है, एंड तीसरा नाथुला है जो सिक्किम में है। आइए मैप में देखते हैं फटाफट। तो नाथुला की जो हम लोगों ने बात की है दोस्तों, ये सिक्किम वाला पोर्शन हो गया, ये रहा नाथुला पास। पास क्या है? पहाड़ों के बीच में भाई रास्ता है जो 2 पर्टिकुलर कंट्री को जोड़ रहा है, स्पेशली भारत और तिब्बत को जोड़ रहा है। लेकिन तिब्बत को चाइना ने कब्जा रखा है, चाइना के अंडर में है, तो इसलिए हम कह रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके उसके अलावा नाथुला तो हमने सबसे पहला देखा। आप देखोगे शिप्कीला पास ये रहा हिमाचल प्रदेश में, है ना। और उसके बाद लिपुलेख आपको ये देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड के पास में। ओके तो ये 3 पासेस मैंने इस फोटो के अंदर में मार्क कर दिए हैं। आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे, एंड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखना। अच्छा, जो आर्टिकल की वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पर शिप्कीला पास के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि शिप्कीला भारत को तिब्बत यानी चाइना के साथ में जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में एग्जैक्टली किन्नौर रीजन में ये प्रेजेंट है। इसको यानी शिप्कीला पास को पहले हम लोग अलग अलग नाम से जानते थे, शेयर्ड पास, मतलब इस तरीके से अलग अलग नाम से इसको जाना जाता था। अच्छा, मैं आप लोगों से बस खाली इतना जोर दूंगा, कुछ याद रखो या मत रखो, तीनों की लोकेशन, एंड ये वाली लाइन ज़रूर से रट लेना, दिमाग में छाप लेना, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। बात यह है कि सतलज नदी जो है, सतलज नदी जो भारत में एंटर करती है वो शिप्कीला पास के थ्रू ही एंटर करती है। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि बताओ सतलज नदी कौन से पास के थ्रू भारत में एंटर करती है, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा शिप्कीला पास। तो छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर, कभी भी रिवाइज करना हो रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, ठीक है। तो ये सेशन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखो हर एक आर्टिकल को A to Z सारी इंफॉर्मेशन भी कवर की है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प वे में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 के बारे में। भाई 2026 का ये ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल रिसेंटली शुरू होता है, जिस वजह से चर्चाओं में ये डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट है। ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल 2026 ये दिल्ली में हुआ, और इसका मेन पर्पस यह है कि भारत के अंदर में जितनी भी ट्राइबल आर्ट्स हैं, भाई भारत में आप देख पाओगे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग जनजातीय समुदाय आपको देखने को मिलेंगे, और इतिहास में उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कला रही हैं। ठीक है, कला में अलग अलग वो पेंटिंग्स बनाया करते थे। पेंटिंग्स के साथ साथ अगर आप लोग देख पाओगे और भी अलग अलग कलाकारियाँ हैं, मास्क का इस्तेमाल होता है, इनका कल्चर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है ना। तो हम लोग चाहते हैं, या ये लोग भी ऑब्वियसली बातें चाहते हैं, इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन हमेशा हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्टेड रहे, ऐसे ही यहाँ पर ये ग्रो करता रहे, आगे बढ़ता रहे, फ्यूचर जनरेशन इसको आगे बढ़ाते रहे, इसको एक पहचान मिलती रहे। ये इन कम्युनिटीज़ का मेंबर है, और इसी के लिए यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल 2026 यहाँ पर हुआ है दिल्ली के अंदर में, जिसका मेन पर्पस यही था कि ट्राइबल आर्ट्स को पहचान देना, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको कमर्शलाइज करना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे अपनी आर्ट से कमा सकें। अब जब मैं ट्राइबल आर्ट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो कौन कौन सी आर्ट्स अभी के समय पर न्यूज़ में है, या दिल्ली में जो इवेंट हुआ है उस दौरान 3 आर्ट्स आपको चर्चाओं में देखने को मिलेंगी। एक है वर्ली पेंटिंग, क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है तो प्लीज़ पढ़कर जाइएगा। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र के लिए बहुत फेमस है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है पेंटिंग, GI टैग इसको मिल चुका है। एंड इस पेंटिंग के अंदर में जियोमेट्रिक शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी वर्ली पेंटिंग। फिर ये आपको देखने को मिल जाएगी गोंड पेंटिंग, ठीक है, और ये देखने को मिल जाएगी भिल पेंटिंग। और अभी हम डिस्कशन करेंगे इसमें राभा और तमांग मास्क के बारे में, तो ये मास्क भी यहाँ पर देख लो। फोटो से क्या होगा, आपकी जो पिक्टोरियल मेमोरी है वो थोड़ा सा हिट करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चारों फोटोज दिखाए हैं। अब थोड़ा सा उतरते हैं वापस से टॉपिक पर। ट्राइबल आर्ट में वर्ली पेंटिंग न्यूज़ में है।
वर्ली पेंटिंग को जीआई टैग ऑलरेडी दिया जा चुका है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वर्ली पेंटिंग के अंदर में हमेशा जियोमेट्रिक शेप्स का इस्तेमाल होता है। एंड साथ ही साथ में जो चावल का पेस्ट होता है ना, चावल का पाउडर, उसका इस्तेमाल किया जाता है मड की दीवारों पे। ठीक है, जो मिट्टी की दीवारें हैं उस पे चावल के पेस्ट से ड्राइंग वगैरह बनाई जाती है, जो आपने ऊपर देखा। इसमें ज़्यादातर जो वर्ली पेंटिंग में नेचर दिखाया जाता है, फार्मिंग दिखाई जाती है, या टर्पा डांस वगैरह यहाँ पर इसमें जो इनका रिचुअल है वो दिखाते हैं। ओके, फिर दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे मास्क चर्चाओं में है राभा एंड तमांग मास्क। ये असम, बंगाल और हिमालयन रीजन में पॉपुलर है। रिसेंटली इवेंट जो हुआ दिल्ली में उसमें बहुत चर्चाओं में आया। इन मास्क का इस्तेमाल रिचुअल डांसेस में किया जाता है, फोल्क थिएटर के अंदर में किया जाता है। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, याद रखिएगा, ये जो डांस आपको देखने को मिलेंगे, ये जो मास्क आपने देखने को मिलेंगे जो ऊपर दिखाए भी थे, ये मास्क बनाए जाते हैं लकड़ी से, बैम्बू से, क्ले से या गोट से यहाँ पर बनाए जाते हैं। इनका थीम क्या है? कुछ देवी देवताओं के, स्पिरिट्स के यहाँ पर ये मास्क वगैरह बनाना, ये इनका मेन पर्पस है या कल्चर है। फिर आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश को बिलोंग करती है। मध्य प्रदेश की पेंटिंग्स आपको ये देखने को मिलेंगी। जीआई टैग मिल चुका है और इसमें डॉट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। डॉट 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 या लाइन पैटर्न्स के थ्रू यहाँ पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। इसमें एनिमल, फोल्कलोर, इकोलॉजी, इन सब चीज़ों को ज़्यादातर शोकेस किया जाता है। फिर आती हैं आपकी भिल पेंटिंग्स जो सेंट्रल इंडिया को बिलोंग करती हैं। भिल पेंटिंग्स में आप देख पाओगे तो हज़ारों डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स के थ्रू यहाँ पर इसको कैरेक्टराइज किया जाता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स के थ्रू ही यहाँ पर ये जो पेंटिंग्स हैं ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। इसमें बहुत सारे डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, समझ गए? क्लियर हो गया? रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेंटिंग्स हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, तो सब कुछ मत पढ़ो, जो जो न्यूज़ में है कम से कम उतना पढ़कर जाओ, काम बन जाएगा। ठीक है, एक ही बार पेपर देना है, सिलेक्शन होना है, काम खत्म। चलिए, अब आती है बात कि आपने कितने अच्छे से हर एक चीज़ों को सुना है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन सभी के आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। मैं चाहूँगा आप में से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे पता चले डेली बेसिस पे कौन कौन लेक्चर्स के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा है। कमेंट सेक्शन को ओपन कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 डालो और आंसर्स को लिखना शुरू करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ये प्रेजेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिएगो गार्शिया। डिएगो गार्शिया को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, डिएगो गार्शिया आज चेगोज आर्कीपेलेगो का हिस्सा है हमारे इंडियन ओशन में। सेकेंड स्टेटमेंट, डिएगो गार्शिया मॉरिशस का आइलैंड देखने को मिलेगा। तीसरा, डिएगो गार्शिया में एक यूएसए का मिलिट्री बेस करंट समय पर प्रेजेंट है। तो बताएं तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट है, जो बात करता है विच टाइप ऑफ एनडीएफईबी यानी न्योडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट, इनमें से कौन सी प्रकार की जो मैग्नेट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एंड उसका मैग्नेटिक आउटपुट भी सबसे ज़्यादा होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड, याद आ रहा होगा मैंने कौन सी मैग्नेट बताया था। क्या ये बॉन्डेड वाली बोरोन मैग्नेट है, या हॉट प्रेस्ड बोरोन मैग्नेट है, या सिंटर्ड बोरोन मैग्नेट है, या फिर कास्ट बोरोन मैग्नेट है? नाम नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखो। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बारे में। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को डिस्क्राइब किया जाता है एज व्हाट? किस चीज़ के तौर पर हम इसको मानते हैं, किस चीज़ के तौर पर इसको डिस्क्राइब किया जाता है? क्या ये कोई एंडेमिक स्पीशी है, क्या ये कोई मेडिसिनल हर्ब है, कोई जड़ी बूटी है, क्या ये पानी में पाया जाने वाला प्लांट है, या फिर कोई इन्वेजिव एलियन स्पीशी है? बताएं ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है मीथेन इज मेनली अ कंपोनेंट ऑफ। मीथेन किस चीज़ का कंपोनेंट है? कच्चे तेल का कंपोनेंट है, नेचुरल गैस का कंपोनेंट है, कोल तार का कंपोनेंट है, या फिर एलपीजी का कंपोनेंट है? बताएं ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? इन चारों में से वो कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को टॉप किया है? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करो, मुझे ये भी आप लोग बताओगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश कौन कौन करता है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम भी लिखो, देखूं कितना याद है आपको। फिर अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 4 मैचिंग पोर्शन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। जैसे पहला, शिपकिला क्या ये सतलज नदी का एंट्री पॉइंट है? भारत में सतलज नदी इसके थ्रू आती है। नाथुला, क्या यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है? लिपू लेक से क्या इंडस नदी आती है, या जेलेप्ला से गंगा नदी आती है? तो बताएं इनमें से सही उत्तर कौन सा है। अगला आप देख पाओगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? अगेन मैचिंग को लेकर है, ये 4 मैचिंग दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला कहता है गोंड क्या है?
क्या ये बैम्बू से बनाए गए मास्क हैं? दूसरा, भिल, क्या यहाँ पर भिल में लाइन पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है? तीसरा है रभा मास्क, क्या रभा मास्क मेटल का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं? चौथा है वर्ली पेंटिंग्स, क्या ये जो वर्ली है इस पर राइस पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी की दीवारों पे? तो बताएं दोस्तों इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड ऑप्शन नजर आएगा। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर करें, ज़रूर से लाइक का बटन है उसको प्रेस करें। चैनल को जितने भी लोग हैं नए लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। एंड कल सुबह वापस से मिलेंगे 5:30 बजे। याद रखिएगा अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे आपको डेली बेसिस पे ये सेशन मिल जाता है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।